हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 2 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दोस्तों, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, इसके अलावा इसका टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आज का मोटिवेशन है, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। तो दोस्तों, जीतने का जज्बा रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर बना है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने 1 अक्टूबर 2022 को 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। और इसमें यह घोषणा की गई कि जो इंदौर है ये 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के बाद गुजरात का सूरत है और फिर महाराष्ट्र की जो नवी मुंबई शहर है उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा सूरत को, तीसरा नवी मुंबई को। इसके अलावा मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। यानी दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। और सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। कुछ और पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 से रिलेटेड। तो दोस्तों, 2022 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है उसकी थीम क्या थी? याद रखिएगा, पीपल फर्स्ट। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन और फिर महाराष्ट्र का करहड़ जो शहर है वो है। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं। दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण में 4355 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया। बात आई थी दोस्तों केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों, हर साल 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करेंगे तो देश में रक्त की कमी कम होगी, ठीक है दोस्तों। पहली बार 1975 में यह दिवस मनाया गया था। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। इस साल 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में रक्तदान अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। दोस्तों, कुछ प्रमुख दिवस जो हैं वो अभी हाल ही में मनाए गए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर को शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया गया। 25 सितंबर को दोस्तों विश्व नदी दिवस भी मनाया गया है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं सितंबर माह के, इनको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है सुनील वर्थवाल।
सुनील वर्थवाल जो हैं वो वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं सुनील वर्थवाल, तो उनको 30 सितंबर 2022 को वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने इस पद को ग्रहण भी कर लिया है। सुनील वर्थवाल की बात करें तो वो इससे पहले श्रम और रोजगार सचिव के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो वी आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। यानी जो सुनील वर्थवाल हैं उनसे पहले कौन थे वाणिज्य सचिव? वी आर सुब्रमण्यम। दोस्तों, भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण सचिव हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा जी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव अजय कुमार। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। राजस्व सचिव तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? पीके सिन्हा। नोट करिएगा इनको। अगला प्रश्न है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 माह के लिए बढ़ाया है। दोस्तों, जब इस कानून को बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम 6 माह के लिए ही बढ़ाया जाता है। तो इस बार भी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में इस अधिनियम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कितने जिले शामिल हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के? तो टोटल 12 जिले हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं और नागालैंड के 9 जिले इसमें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की। तो इसे शॉर्ट में आपसा कानून भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह क्या काम करता है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देता है, और जिस क्षेत्र में इस कानून को, इस अधिनियम को लागू किया जाता है, तो उसमें अगर सशस्त्र बलों को किसी पर संदेह होता है तो क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश करके तलाशी ली जा सकती है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच अगर मतभेद होता है तो ऐसे क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया जाता है इस कानून के अंतर्गत। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं जनवरी माह का। तो काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहां हुआ? वाराणसी में हुआ। पीएम मोदी ने किस राज्य में धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जनवरी 2022 में किया था? हिमाचल प्रदेश में। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन सा देश बना था? इजिप्ट या मिस्र बना था। किसे वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा को। विदेशी धरती पर टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, जो 32वां बिहारी पुरस्कार है ये डॉक्टर माधव हरदा को प्रदान किया गया है और ये 2022 के लिए है। तो हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं डॉक्टर माधव हरदा, तो उनकी साहित्यिक आलोचनात्मक पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो बिहारी पुरस्कार है ये साहित्य के लिए दिया जाता है। तो जो डॉक्टर माधव हरदा हैं तो उनकी एक किताब है जिसका नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, तो इसके लिए उन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया था? मधु कांकरिया को, और उन्हें 2018 के उपन्यास हम यहां तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार की। तो दोस्तों, 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? बिरला फाउंडेशन ने। दोस्तों, जो बिहारी पुरस्कार है ये राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में दिया जाता है, और किस पुस्तक को या किस कृति को दिया जाता है? जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित की गई हो। यानी ये 2022 चल रहा है, तो पिछले 10 वर्षों में दोस्तों अगर किसी लेखक की कोई पुस्तक प्रकाशित की गई हो और बहुत पॉपुलर रही हो और वो सबसे उत्कृष्ट कृति रही हो, तो उसको बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, 2 भाषाओं में, हिंदी और राजस्थानी में। इसमें 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक पट्टिका
और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पहला बिहारी पुरस्कार 1991 में प्रसिद्ध कवि जय सिंह नीरजी को दिया गया था। दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन जो है वो 3 पुरस्कार देता है। कौन कौन सा? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। ठीक है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये 3 सम्मान दिए जाते हैं या 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जयंती पटनायक कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। 4 बार सांसद रही हैं जयंती पटनायक और उनका संबंध ओडिशा राज्य से रहा है। और उनके जो पति थे जेबी पटनायक, वो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो दोस्तों, और अगर हम बात करें जयंती पटनायक की, तो 1992 से 1995 तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। जो महिला आयोग होता है वो देश में महिलाओं के मुद्दे उठाता है। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले अभी हाल ही में जो प्रमुख निधन हुए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता आरिदन मोहम्मद का निधन हो गया है। और दोस्तों, ये केरल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? केशव राव दत्तात्रेय। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का भी हाल ही में निधन हुआ है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं नरेश कुमार, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं के.एन. सिंह, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। के.एन. सिंह के बारे में याद रखिएगा कि यह एक ऐसे सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा है। अगला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। 2022 की थीम क्या है? बदलती दुनिया में वृद्ध जनों का अनुरूपण। तो ये 2022 की थीम जरूर याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अकॉर्डिंग वर्तमान में वृद्धजनों की जो संख्या है वो है 600 मिलियन। और ये अनुमान भी लगाया गया है कि 2025 तक ये आंकड़ा जो है वो 2 गुना हो जाएगा और 2050 तक 2 बिलियन वृद्धजन हो जाएंगे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, पहला अमेरिका प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया वाशिंगटन डीसी में। कहां पर आयोजित किया गया? वाशिंगटन में आयोजित किया गया। तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28 और 29 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में पहला अमेरिकी प्रशांत द्वीप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है और उसकी मेजबानी भी की है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने 29 सितंबर को शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और प्रशांत द्वीप समूह के लिए $810 मिलियन की नई फंडिंग की घोषणा की है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र कहां पर स्थित है। ये आप कुछ हिस्सा देख पा रहे हैं, ये पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वनुअतु और जो ये फिजी हैं, यही है दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के द्वीप। तो इस क्षेत्र में जो चाइना है उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो अमेरिका है वो इन द्वीपों की मदद कर रहा है, इनको फंडिंग कर रहा है, जिससे इन द्वीपों पर चाइना का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा 40, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 है। इस सूचकांक को यानी इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो इस इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2021 में भारत की रैंक 46 थी और 2022 में रैंक क्या हो गई है? 40 हो गई है, यानी भारत की रैंक में 6 अंकों का सुधार हुआ है।
2022 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान अमेरिका को और तीसरा स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, 2022 के कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? 101 है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक 71 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150वीं रैंक है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 136 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 121 थी और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में रैंक भारत की 180 है, जो कि सबसे निचला स्तर है। यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था और भारत की रैंक जो है वो 180 रही है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो RKS भदौरिया जी को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों RKS भदौरिया की, तो वो पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं। ठीक है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जो कॉरिडोर होगा इसमें क्या होगा, कौन कौन से स्थान शामिल होंगे? तो अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ, तो ये क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। देश में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं रक्षा कॉरिडोर। तो एक तो बन रहा है तमिलनाडु में और दूसरा बन रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? RKS भदौरिया को, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर या स्मृति ईरानी। तो जो भी राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF डाउनलोड करना हो तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा स्टडी मटेरियल पर, और फ्री टेस्ट पर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स भी उपलब्ध है और कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं उसका PDF, और इसके अलावा साइंस के जो 1000 से अधिक प्रश्नों का PDF है, तो इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।